नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए हम आपको ताज़ा तरीन खबरें पहुँचाते हैं, आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहरहाल मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। तो बहरहाल नाज़रीन, जो पहली खबर है बहुत अहम खबर है और मैं समझता हूँ कि सियासी लिहाज से ख़ासतौर पर तेलंगाना की जो सियासी सूरत हाल है उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और वो है ग्राम पंचायत के इंतखाबात, वार्ड्स के इंतखाबात, सरपंचों के इंतखाबात। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 मरहलों में ये इंतखाबात हो रहे हैं और आज पहला मरहला है और कई मुकामात पर तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर यानी इत्तेफ़ाक़ राय से सरपंचों का इंतखाब अमल में आया और कहा यह भी जा रहा है कि बोलियाँ भी लगाई गई। और दूसरी अहम बात आपको बता दूँ कि 12,960 उम्मीदवार मैदान में मौजूद है सरपंच के ओहदों के लिए। और जहाँ तक वार्ड मेंबर्स का उम्मीद सवाल है तो आपको बता दूँ कि ये कहा जा रहा है कि 65,455 जो वार्ड मेंबर्स है उनके लिए भी इंतखाबात होंगे और इसके लिए सरपंचों के लिए 3,834 और वार्ड जो अरकान है या वार्ड्स के लिए तकरीबन 27,626 उम्मीदवार मैदान में है। और ये भी कहा जा रहा है कि 12 बजे तक जो हमारे पास आदद शुमार आए हैं 60% से ज़ायद पोलिंग हो चुकी है और नताइज का भी आज ही ऐलान कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आवाम में ज़बरदस्त जोश व खरोज भी देखा गया है। एम्बुलेंस में लोग पहुँचे हैं वोट डालने के लिए, यहाँ तक माजूरीन ने भी रायदही में भरपूर हिस्सा लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि बाद मुकामात पर इक्का दुक्का यानी तशद्दुद के वाक़यात आए हैं, यानी बेचैनी के वाक़यात पेश आए हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि नईम वजात हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं नईम वजात की तरफ और पूछते हैं कि जो परसेंटेज बताया जा रहा है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है 12 बजे तक? देखिए, मैं इलेक्शन आपको सिर्फ 1 बजे तक ही है। जी जी, 1 बजे तक, 1 बजे के अंदर अंदर जो भी लोग इंतखाबी मराकज़ में आ जाएंगे उन्हें वोट देने का मौका दिया जाएगा। जी जी, वक्त गुजरने के बावजूद भी उन्हें वोट देने का मौका दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि 80% तक पोलिंग होने के मुझे पूरी इम्कानात है। देही इलाकों के जो इंतखाबात होते हैं उसके लिए हमेशा 100% पोलिंग होती है। हाँ हाँ, शहरों के अलावा बनिस्बत डिस्ट्रिक्टों में, अजला में वोटिंग का तनासुब बढ़ के रहता है। जी जी, और ये तो मैं समझता हूँ कि ग्राम पंचायतों के इंतखाबात है, वार्ड्स के इंतखाबात है, तो ये सौों हज़ारों में होते हैं वोट। जी जी, तो लोग, अब हमने देखा है कि शहर हैदराबाद के अलावा दीगर इलाकों से भी लोग जो रोज़गार के लिए या तालीम के लिए यहाँ हैदराबाद या और जहाँ पर आए थे वो लोग भी अपने अपने गांव वापस चले गए हैं वोट डालने के लिए, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक पार्टी के बुनियाद पर इंतखाबात का सवाल होता है, लेकिन ये ग्राम पंचायत या वार्ड्स के जो यानी सरपंचों के और वार्ड्स के जो इंतखाबात होते हैं वो पार्टी बुनियाद पर या पार्टी खतूत पर नहीं होते, उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि जो हुक्मरान जमात होती है उसका मौक़िफ़ जो है मुस्तहकम होता है। तो अब कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या है? उसकी वही बुनियादी वजह ये है कि हुक्मरान जमात को एडवांटेज इसलिए होता है कि ये कहा जाता है कि जिस पार्टी, जिस हुकूमत का नुमाइंदा वहाँ पर होगा वहाँ पर तरक्यात के लिए फंड्स ज़्यादा जारी होंगे। इसलिए लोग ज़्यादातर हुक्मरान जमात के नुमाइंदों को ही प्रेफरेंस देते हैं। चाहे हुकूमत में बीजेपी हो, बीजेपी को देते, कांग्रेस है तो कांग्रेस को दिया जाता है। इस तरह अगर बीआरएस थी तो बीआरएस को दिया जाता था। तो ये कहा जाता है कि जिन ग्राम पंचायतों पर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा वहाँ पर ज़्यादा लोग फंड्स आएंगे। इस तरह का रुझान अवाम में रहता है और ये सही भी है। जी जी, होता भी आया है। तो हमने देखा है कि अब तक जितने भी बिला मुकाबला इंतखाबात हुए हैं उसमें 75% तक तो कांग्रेस के जीत के आए हैं उसमें। जी जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यानी हुक्मरान जमात का दबदबा एडवांटेज होता है कैसे हुकूमत जमात को। बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं। नहीं, आपको बताइए जिसमें बात करेंगे इसके ऊपर कि हम देख रहे हैं कि देही इलाकों में सर्दी होने के बावजूद, जी जी जी, शदीद सर्दी होने के बावजूद लोगों में वोट डालने के लिए जो जोश व खरोश पाया जा रहा है वो मैं समझता हूँ कि अच्छी अलामत है, होना चाहिए। जमहूरियत में आपको ये बताना चाहिए कि वोट कैसा दिया जाता है और आप किस तरह अपने उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं। साथ में ये भी सुना जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपए भी खर्च हुए हैं। जी जी, और तकरीबन 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, ये भी बात की जा रही है। सेंधी शराब वगैरह भी जब्त की गई है। और आप देखेंगे कि अजला में ख़ास तौर पर नलगुंडा और सूर्यापेट में बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान कुछ झगड़े भी हुए हैं। कल केटीआर ने बीआरएस के कारकुन के कत्ल पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। आज ये कहा जा रहा है कि ज़िले नलगुंडा में चेयरमैन है कौंसल के गुत्ता सिकंदर रेड्डी, उनके गांव में बीआरएस के एक एक्स-एमएलए ने आके इनके घर के सामने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा गर्म हो गया।
पुलिस आई बाद में, उन लोगों को दो लोगों को दूर हटा दी, लेकिन कुछ ना कुछ वाक़यात पेश आए हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, मार तोड़ भी हुई है कई मकामात पर। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरा मन इंतखाबात हो रहे हैं और लोगों में जोश व खरोश देखा जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि जहाँ तक सरपंच का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन सरपंच के फिल वक्त जो मुखला पोस्ट हैं, हालांकि इत्तेफाक राय से जो तकरीबन 400 तो जी हाँ बिला मुकाबला तो 3834 पोस्ट है और उम्मीदवार जो है 12960 उम्मीदवार हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह जमहूरियत को फरोग हासिल होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितने लोग मुकाबला करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी जी। जिस तरह से बुला मुकाबला इंतखाबात हुआ है, जी जी। आपने कहा बोलियों की भी बात, हाँ जी, हाँ, ऑक्शन किया गया। जी जी, ऑक्शन में भी गए हैं। मैं समझता हूँ कि इंतखाबात होना चाहिए, पैसे की बुनियाद पर इंतखाब नहीं लड़ाना जाना चाहिए, बल्कि सबको मालूम है कोई भी जमात जो वादे करती है अवाम से, वो वादे पूरे नहीं करती, लेकिन फिर भी हमारे दस्तूर ने ये हमें इख्तियार दिया है कि 5 साल में आप किसको भी तब्दील कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात ये तो आपका इख्तियार है, आप वोट दीजिए, ये अलग बात है, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन आप अपने वोट का इख्तियार तो करना चाहिए अवाम को। और अवाम, मैं समझता हूँ कि देही शहरी इलाकों के बनस्बत देही इलाकों में अवाम में शोर बेदार ज़्यादा होता है। और देखिए आप 12 बजे तक अगर मैं समझता हूँ कि 60% पोलिंग हो गई है तो ये अच्छी बड़ी बात है। हमने थोड़े दिन पहले जुबली हिल्स का इलेक्शन देखा था, जी हाँ, तकरीबन 50-55% पे दम तोड़ दी थी, जबकि सुबह 7 बजे से लेकर रात में 5 बजे तक 6 बजे तक पोलिंग हुई थी। आपने एक अच्छा नुक्ता उठाया है। सवाल ये पैदा होता है कि देही इलाकों में जो पोलिंग परसेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि यहाँ का जो ट्रेंड है शहर का, अर्बन इलाका यानी अर्बन जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वोटिंग का फीसद जो है कम से कम होता जा रहा है, ख़ासतौर पर पुराने शहर में। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि तालीम याफ्ता लोग बाशऊर होते हैं। जी जी। लेकिन शहरी इलाकों में तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा रहते हैं। जी जी। जब इन्हें राय दही के दिन छुट्टी दी जाती है तो वो पोलिंग स्टेशन पहुंच के वोट देने के बजाय छुट्टी इंजॉय करते हैं। जी हाँ, अपने तफरीह बड़ा समझते हैं, तफरीह प्रोग्राम को ज़्यादा तरजीह देते हैं वोट देने के बजाय, जबकि वोट देना जमहूरी दस्तूरी हक़ है आपका। बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इनेकाद अमल में आया 8 और 9 दिसंबर को, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत कामयाब समिट रही है। चीफ मिनिस्टर की हुकूमत ने दावा किया कि 5 लाख करोड़ तक की सरमाया, तकरीबन 5,75,000 करोड़ 5,75,000 करोड़ की जो सरमायाकारी के यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए हैं, उस पर हरीश राव ने सवाल भी उठाए। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी 2 साल हुकूमत के दौरान सबसे बड़ा जो कारनामा अंजाम दिया है, यही जो कॉन्फ्रेंस है या आपका एक समिट है, वो उसमें से एक है। अरे मुकाबला हुस्न का भी नहीं, जी 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 नहीं, इसमें ये कहा जा रहा है जो 5 लाख के जो सरमायाकारी 5,75,000 करोड़ की सरमायाकारी का जो माहदत किए गए हैं, बहुत बड़ी बात है। और नई वजारत ने ये भी याद दिलाया हम आपको भी याद दिलाते हैं, मुकाबिले हुस्न, आलमी मुकाबिले हुस्न मुनक़िद हुआ था और पूरे अच्छे पैमाने पर बड़े बुनियाद पर मुनक़िद किया गया था। उस दौरान आपने देखा कि पुराने शहर हैदराबाद में उन हसीनाओं को लाया गया और आलमी सतह पर लोगों ने चार मीनार को देखा, लाल बाजार को देखा, AI समिट भी हुआ, AI समिट भी हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि जो ओहदेदार या ओहदेदारों की टीम मिली है चीफ मिनिस्टर को, वो काबिल ओहदेदार हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए और एक बात क्या है, तो किसी भी रियासत के चीफ मिनिस्टर का एक विज़न होना चाहिए। जी, हमने देखा है कि रेवंत रेड्डी की जो सियासी जर्नी है सिर्फ 17 साल पे मुनस्सिर है। जी जी, 17 साल लोग 40 मेंबर से वो भी 40-40 साल गुजार जाते हैं लेकिन सीएम नहीं बनते। ये एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पहले वार्ड मेंबर से उन्होंने अपने ज़िला परिषद मेंबर से अपनी खिदमत का आगाज़ किया, फिर MLC बने, फिर इसके बाद MLA बने, फिर MP बने, फिर एक पार्टी के प्रेसिडेंट बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने। मैं समझता हूँ कि 17 साल का जो जर्नी है ये नाकाबिले फरामोश नहीं है। लोग अपनी जिंदगी 40-40, 50-50 साल गुजार दिए, अरे मर जाते हैं, खप जाते हैं। और जिनके फैमिली के लोग पहले से सियासत में हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बच्चे भी ये कारनामा अंजाम नहीं दे पाए जिन्होंने यह कारनामा अंजाम दिया। तो नाज़रीन, ये जो खबर है चीफ मिनिस्टर से मुतालिक हम आपको सुनाएंगे। नई वजारत ने तो बता दिया कि चीफ मिनिस्टर क्या है और उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की है। आज चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस पहुंचते हैं, पहुंचकर उन्होंने सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से मुलाकात की और तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का जो कामयाबी है उसके बारे में उन्होंने बताया। अपनी 2 साल हुकूमत की 2 साल जो कारकर्दगी रही है उसके बारे में भी इन कांग्रेसी कायदीन को वाकिफ़ करवाया। तो नई वजह साहब, आप ये बोलिए कि वहाँ पर उन्होंने और किन लोगों से मुलाकात की? सदर कांग्रेस
से भी देखिए, ये कहा जा रहा है कि कल एक खानगी तकरीब में पहुंचे थे वो, शरद पवार के कुछ तकरीब थी दिल्ली में, उस प्रोग्राम में राहुल गांधी पहुंचे थे। उन्होंने रात में दिल्ली में क़याम किया, आज सुबह पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। आपको मालूम है पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, प्रियंका गांधी से मुलाकात की, साथ ही अपने अरकान पार्लियामेंट से भी उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की, और उन्हें ये बताया कि 2 साल के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में काम किया है, आइंदा क्या काम करने वाली है, इससे भी पार्टी के कायदीन को, आला कायदीन को उन्होंने वाकिफ़ करा है, और साथ ही साथ ग्लोबल समिट की कामयाबी पर भी उन्हें रोशनी डाली है वहाँ पर। जी। और ये कहा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात भी करेंगे, मरकज़ी वज़रा से। अच्छा। और तेलंगाना के जो ज़ेर इल्तवा मसाइल है, इस पर भी तबादला ख्याल करेंगे, इनके लिए भी फंड जारी करने की नुमाइंदगी करेंगे। हो सकता है कि कौन से मरकज़ी वज़रा से मुलाकात कर रहे हैं, इसका हमें शाम तक तफसीलात मालूम हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी आप देखेंगे नाज़रीन दावत दी थी कि आप इस समिट में शिरकत करें। उन्होंने शिरकत नहीं की। मरकज़ी वज़रा को बुलाया था, वो भी गैर हाज़िर रहे। हाँ, ये अलग बात है कि किशन रेड्डी शरीक रहे थे। तो आप समझते हैं कि ये समिट हकीकत में कामयाब रही? देखिए, समिट में वज़ीर-ए-आज़म या फिर चीफ मिनिस्टर्स के पहुँचने, शिरकत करने से कामयाबी नहीं होती। आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने, हुकूमत ने यह बता दिया कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तेलंगाना को 5,75,000 रुपये की सरमायाकारी के माहदे हुए हैं। तो ये अचीवमेंट नहीं मानते? जी। अगर मैं समझता हूँ यही समिट अगर कोई बीजेपी के रियासत में होती, या फिर बैसाखी जिसने आपने कहा था, जी हाँ। या आंध्र प्रदेश या बिहार में होती, तो वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर फौरी पहुँचते और वहाँ से खिताब करते, या फिर वहाँ के लिए कुछ ऐलानात करते। जी। अगर यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर को मदऊ किया गया था, मैं जानता हूँ लोकसभा का सेशन चल रहा है, अब लोग ये भी कहेंगे कि आप वज़ीर-ए-आज़म को क्यों तनकीद का निशाना बनाते हो, कांग्रेस के राहुल गांधी भी नहीं आए, खरगे भी नहीं आए, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कई ऐसे वाक़यात हैं, पार्लियामेंट का इजलास चलते वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म हो या फिर अपोजिशन कायद हो, मुख्तलिफ मकामात को पहुँचते हैं, वहाँ का जायज़ा लेते हैं, फिर आके फिर पार्लियामेंट में उसको बता देते भी हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर पहुँच जाते, अगर वो दूसरे लोगों की तरह दूसरों से मुलाकात करते और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के लिए कोई अनाउंसमेंट करते, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के अहमियत में मज़ीद इजाफा हो जाता था। जी। अच्छा नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, रेवंत रेड्डी के बारे में ये खबर भी आ रही है, और वैसे भी खबर पुरानी है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो खबर हमेशा ताज़ा रहती है। मिसाल के तौर पर खेलों की अगर हम बात करते हैं तो फुटबॉल दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल समझा जाता है। अगर आलम अरब में जाएँ या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर जाएँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ुटबॉल के जुनून में लोग किस तरह मुब्तला हैं। और इस मामले में अर्जेंटीना की जो टीम है उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, चाहते भी हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए, अर्जेंटीना टीम के जो कौमी कैप्टन है, नेशनल कैप्टन है, वो है मेसी। और मेसी इसके अलावा आप इंटर मियामी क्लब के भी, सॉकर क्लब जो है उसके भी कैप्टन हैं, और आलमी सतह पर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मशहूर मारूफ खिलाड़ी हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी फुटबॉल के ज़बरदस्त खिलाड़ी समझे जाते हैं। उनका शौक़ भी फुटबॉल है, और वो फुटबॉल को हो सकता है कि तेलंगाना ही नहीं बल्कि ख़ास तौर पर हैदराबाद में, जहाँ से ओलंपिक्स में 11 खिलाड़ी हैदराबाद पुलिस से हुआ करते थे, यानी हैदराबाद के हुआ करते थे। और दिलचस्प की बात यह है कि उनमें अगर अक्सरियत देखा जाता तो वो मुस्लिम खिलाड़ी हुआ करते थे। बहुत गैर मामूली हैदराबाद को फुटबॉल के मामले में शोहरत इन मुस्लिम खिलाड़ियों ने दिलाई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हैदराबाद में फुटबॉल का एक नया दौर आने वाला है, और मेसी के साथ ये दौर की शुरुआत होगी। मेसी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मदऊ किया है, और अब फ्रेंडली मैच होगा मेसी की टीम और रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत टीम के दरमियान। और इसके लिए आप बता दूं कि जो शायकीन फुटबॉल है वो कभी AI फोटोज़ के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तारीखी मैच, फ्रेंडली मैच होगा, तो फिर अखबारात में और टीवी चैनल्स पर ज़बरदस्त रिपोर्ट्स भी इस बारे में पेश की जा रही है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि फुटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी उम्र अगर 35 या 40 तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी उम्र समझा जाता है, और मेसी की उम्र अब फिल वक्त 38 साल है। हालांकि ये उम्र हमारे लिहाज से तो कम दिखाई देगी, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उम्र होती है। उसके बावजूद भी मेसी ने आलमी सतह पर अपना एक मुनफरिद शिनाख्त और पहचान बना रखी है, और चीफ मिनिस्टर ने उनको जो मदऊ किया है एक मकसद के तहत मदऊ किया है, ताकि सारी दुनिया की नज़रें हैदराबाद पर लगे, हैदराबाद पर टिक जाए। तो नहीं मजाज साहब, आप ये बताइए कि क्या आप भी 13 जो दिसंबर है जो मैच होने वाला है उसमें शिरकत करेंगे?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर खचाखच मैदान भरा रहेगा, पहले से टिकट बुक हो चुके हैं। जी जी, टिकट की कोई गुंजाइश नहीं है। मीडिया के लिए पासेज जारी किए जा रहे हैं, सियासत की तरफ से भी रिक्वेस्ट भेजी गई है उसके लिए। शायद जैसे ही हमको पास मिलेगा हमारा, हम जाएंगे या हमारा कोई नुमाइंदा जाएगा कवर करने मीडिया के लिए, पासेज जरूर जाएंगे कवर करने के लिए। तो रही मीडिया की मेसी की बात, तो मेसी 3 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आ रहे हैं। पहले वो कोलकाता पहुँचेंगे, उसके बाद हैदराबाद आएंगे। हैदराबाद में उनका क़याम फलकनुमा पैलेस में रहेगा और दूसरे दिन सुबह वो मुंबई जाएंगे। मुंबई में अपना प्रोग्राम ख़त्म करके वापस चले जाएंगे। जी जी। तो जब हैदराबाद में उनका प्रोग्राम बन रहा था तो आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो है फुटबॉल के शायकीन भी और फुटबॉल खिलाड़ी भी। जी जी। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर मैच के लिए तैयारियाँ चल रही हैं तो वो उन्होंने भी अपने मैच खेलने का फैसला किया है और प्रैक्टिस भी की। अच्छा, प्रैक्टिस भी की है। कहा जा रहा है कि उपल स्टेडियम में दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। पहले मेसी जो है दूसरी टीम से मुकाबला मैच करेंगे। 5 मिनट के लिए शायद चीफ मिनिस्टर मैदान में उतरेंगे। अच्छा अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 5 मिनट के लिए चीफ मिनिस्टर मैदान में उतरेंगे और उसके साथ वहाँ पर जो फुटबॉल के शायकीन हैं, बच्चे हैं, उनको भी कुछ गुण सिखाएंगे फुटबॉल कैसा खेला जाता है। मेसी और टिप्स देंगे और साथ ही साथ एक गोलकोंडा फलकनुमा पैलेस में भी एक प्रोग्राम रखा है। मीट ग्रीट कुछ के नाम से उसका एक प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन आपको सुन के ताजुब होगा, उनके अहमियत का अंदाज़ा होगा मेसी के। उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक तस्वीर की कीमत 10 लाख रुपए रखी गई है, इंक्लूडिंग GST। अच्छा, ठीक है। तो और साथ ही हर एक को मौका नहीं दिया जा रहा है। 100 लोगों की गुंजाइश फराम की गई है और उन्हें ऐप बनाया गया है। आपके ऐप के जरिए वो उसमें अपना नाम इनरोल करा सकते हैं। जी जी जी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेसी की कितनी अहमियत है। अगर मेसी हैदराबाद में आते हैं और यहाँ के नौजवानों को कुछ टिप्स देते हैं तो मैं समझता हूँ कि जैसा आपने कहा कि फुटबॉल के नए दौर का आगाज़ होगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से 2 टीमों का ऐलान भी किया जाएगा। ये मेसी के प्रोग्राम में किया जाएगा या उसके बाद के प्रोग्राम में किया जाएगा पता नहीं, लेकिन 2 फुटबॉल टीमों का ऐलान किया जाएगा। एक रहेंगे ख़वातीन की, एक रहेंगी लड़कों की टीम। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि 10 लाख, अरे आपको और भी बात बता रहा हूँ, 10 लाख की बात जिस तरह से बता रहा हूँ मैं कि अब हमारे लिए जो फलकनुमा पैलेस है वो आलमी मेज़बान का मरकज़ बनने जा रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेसी जब वहाँ रहेंगे तो सबकी तवज्जो, पूरी दुनिया की तवज्जो फलकनुमा पैलेस पर है। और दूसरी बात देखेंगे कि उस ताज फलकनुमा जो होटल है उसका भी नाम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। आपको बता दूँ कि ये यहाँ पर एक इवेंका ट्रम्प का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें ट्रम्प की इवेंका आई थी। वो उसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फलकनुमा पैलेस में डिनर दिया था। वो भी एक तारीखी काम है। और फिल्म स्टार सलमान खान की बहन की शादी, अर्पिता की शादी भी फलकनुमा पैलेस में हुई है। जी हाँ। तो ये जो हैदराबाद का जो फलकनुमा पैलेस है वो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है तो ऐसा लगता है कि ये यानी सरहद के 2 यानी तो क्या कहेंगे आप उसको, 2 मुक़ामात है, 2 मराकिज़ हैं। एक अबू सईद क़ायद है तो दूसरा वज़ीर-ए-आज़म है। लेकिन आज जो इत्तलात आ रही हैं दिल्ली से हमारे पास, उसमें यह बताया गया है कि राहुल गांधी ने दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म पहुँचकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तकरीबन 88 मिनट मुलाकात की। और ये मुलाकात कोई सियासी मुलाकात नहीं रही या फिर आप देखेंगे कि कुछ अवामी मसाइल पर मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 8 इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के जो तकर्रुरात है उस सिलसिले में हुई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी जो डेवलपमेंट के काम है वो काम सियासत से बरातर होकर करना चाहिए। जी जी। अवाम ने जब तक इंतखाबात होते हैं पॉलिटिक्स होनी चाहिए। हर पार्टी को अपनी अपनी पॉलिसियाँ पेश करनी चाहिए, तरक्याती प्रोग्रामों के बारे में आवाम से वाकिफ़ कराना चाहिए या फिर अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए तकरीर करना चाहिए। जब इंतखाबात का मरहला ख़त्म हो जाता है तो तमाम सियासी जमातों के कायदीन को जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर तरक्की पर और फलाह बहबूद पर तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ती है। जी जी जी। जिस तरह से हमने देखा है कि शायद 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में दूसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर रहे हैं। पहले उन्होंने ग्लोबल समिट के लिए मदऊ किया था, शायद प्राइम मिनिस्टर अपने मसरूफियत की वजह से नहीं पहुंच सके। फिर आज उन्होंने फिर दोबारा मुलाकात की है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब चीफ मिनिस्टर उनसे मुलाकात की थी, आपने बताया कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की तकर्रात के ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ चीफ मिनिस्टर ने एक दूसरी चिट्ठी भी दी होंगी कि रियासत के डेवलपमेंट एक्टिविटीज के हमारे राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। किसकी? राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हुई है, उसमें उन्होंने ये 88 मिनट मुलाकात हुई है। आप चीफ मिनिस्टर की बात की थी, वज़ीर आज़म। हाँ, ये तो मैं इसलिए चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा था, वज़ीर आज़म। और ये क्योंकि राहुल गांधी अपोजिशन कायद अपोजिशन है, तो मैं समझता हूँ कि हर मामले में यहाँ तक के चीफ जस्टिस के जो इलेक्शन कमीशन के जो इंतखाबात होते हैं उसमें भी अपोजिशन का रोल रहता है। ये अलग बात है कि अब वो उस फेरिस्त से उसको निकाल दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वही मैं पॉइंट्स पर आ रहा था। तो आप नाज़रीन आपको बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के तकर्रात हो, इस सिलसिले में जो क़वायद हैं उसके तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फिर अपोजिशन लीडर, इसके अलावा मौजूदा जो क़वायद है तब्दील किए गए मोदी हुकूमत की जानिब से, उसके तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रहते हैं उसमें मेंबर, और फिर सिलेक्शन कमेटी समझिए आप, और उसमें अपोजिशन कायद रहते हैं यानी राहुल गांधी, और एक वज़ीर आज़म की जानिब से नॉमिनेट करदा मरकज़ी वज़ीर भी होता है। जबकि पहले ये हुआ करता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रुकन बनाया जाता था, मरकज़ी वज़ीर नहीं होता था, उससे शफाफ इंतखाब यकीनी होता था। लेकिन अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी के 2 लोग रहेंगे और एक अपोजिशन कायद रहेगा, तो लाजमी तौर पर उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो इंतखाब करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद से बहुत से क़वानीन में तब्दीली लाई गई है, हाँ, इस्लाहात लाए गए हैं। जी। जो पहले जमहूरी निज़ाम हुआ करता था, जी, उस निज़ाम को तब्दील कर दिया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं समझता था कि अगर उसमें उस सिलेक्शन कमेटी में जी हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते, तो मैं समझता था कि ये लोग ये समझते हैं कि जो भी इंतखाबात हो रहे हैं वो मुनसिफाना होते थे। जी। लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने कानून साजी की, चीफ जस्टिस को वहाँ से हटा के वहाँ पर मरकज़ी वज़ीर को रख लिया। इसका मतलब साफ साफ है, वो चाहते हैं कि वो जो चाहे वो वही मुंतखब होना चाहिए, उनका एक एजेंडा है, उसके तहत काम किया जा रहा है। जी। अच्छा नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मुत्तहिदा अरब इमारात, अगर आप बात करते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की, तो हिंदुस्तानी की कसीर तादाद वहाँ पर आबाद है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना दबदबा वहाँ बनाए रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है नईम वजह साहब, अगर आप दुबई की बात करते हैं या दुबई के दूसरे एक वफाक है, ये 7 रियासतों का एक वफाक है जिसे मुत्तहिदा अरब इमारात कहा जाता है। इनका जो दारुल हुकूमत है वो अबू धाबी है, और अगर तिजारती मरकज़ के लिहाज से देखा जाए तो वो दुबई है। तो दुबई आप देखेंगे, या दुबई हो, शारजा हो, अजमान हो, रास अल खैमा हो, फुजैरा हो, या फिर आप उमुल कुवैन हो, तो इस या अबू धाबी हो, शारजा हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि क्राइम रेट जो है वो 0% क्राइम रेट है वहाँ पर। और जो टैक्स का जो बीमारी हमारे मुल्क में है, वहाँ पर टैक्स की बीमारी नहीं है। नतीजे में आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में अमरीकी जो शहरी है वो भी अपनी शहरियत तर्क करते हुए दुबई की शहरियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर आप एक ख़ास रकम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शहरियत दी जा रही है वहाँ पर। तो दुबई भी एक अमेरिका की तरह बनता जा रहा है। ऐसे में दुबई से ये खबर आई है कि जो गैर कानूनी तौर पर लोग वहाँ पर मुक़ीम है, या अगर मुलाजिमत करते हैं, या कोई उन्हें मुलाजिमत फराहम करता है, या फिर पनाह देता है, या उन्हें अपने घर में रखता है, तो उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे, सज़ाएँ दी जाएंगी। और कम से कम जो जुर्माना बताया गया है वो 50,000 दरहम का है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब दुनिया भर में ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जी हाँ कि गैर कानूनी रहने वालों को मुल्क से बाहर किया जाए। जी। शायद उनके अपने क़वानीन हैं, वो अपन अमलावारी करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो क़वानीन है इससे सबसे ज़्यादा गरीब ममालिक को नुकसान होगा। क्योंकि लोग वहाँ पर मुलाजिमत के लिए जाते हैं, कभी कभी जहाँ मुलाजिमत करते थे कोई वाक़या पेश आया था तो वहाँ मुलाजिमत छोड़ देते हैं, तो उन्हें जब वीज़ा की जो सहूलत है वो नहीं मिलती। तो कई लोग गैर कानूनी तौर पे भी रहते हैं, लेकिन हर मुल्क का अपना कानून है और उस कानून के तहत वहाँ पर काम होता है। आपने पहले बताया कि क्राइम रेट 0 है। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी कई वजूहत है, सख्त क़वानीन पर अमलावरी की जाती है और लोगों भी वहाँ पर बाशऊर हैं। आप देखेंगे कि अगर सड़क पर रेड सिग्नल पर जाता है तो किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो सिग्नल को फांक के चले। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। तो ये कब मुमकिन है? जब क़वानीन सख्त हो, करप्शन ना हो और आवाम बाशऊर हों, तभी ये मुमकिन है। जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में दुबई तेज़ी से शहर तरक्की कर रहा है। आपने बताया कि कई अमेरिकन इन्वेस्ट करते हुए वहाँ पर क़याम पजीर कर रहे हैं। उसकी भी एक अहम वजह वही है कि लोग पसंद कर रहे हैं। जी हाँ। और जो क़वानीन है वो सख्त है। जी। क़वानीन में कोई झोल नहीं है।
या किसी लीडर के रिकमेंड पे या किसी के फ़ोन करने पे नहीं होता। अभी मैंने हैदराबाद में एक वाक़या देखा है कि बताया जा रहा है कि 6 साल 7 महीने 8 महीने पहले 1 साल के अंदर बेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर का अवार्ड लेने वाले एक पुलिस ऑफिसर को सिर्फ इसलिए तबादला कर दिया गया है क्योंकि उसने एक वजीर के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जी जी जी। अच्छा, आपने जो एक वाक़या अच्छा सुना है, लेकिन करप्शन की अगर बात करते हैं तो आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक मुलजिम के घर की तलाशी ली जा रही थी। वहाँ पर रैडो जो वॉच होती है उसकी बहुत ज़्यादा कदर होती है, लेकिन ये जो घड़ी थी वो नकली घड़ी थी। उसके बावजूद भी एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो फौरी तौर पर वो रेडियो वॉच चुरा लेता है, अपने जेब में रख लेता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए अगर इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे तो फिर हिफाजत कौन करेगा, और पुलिस का जो काम होता है वो अगर इस तरह काम होगा तो फिर क्या होगा। नहीं, आपने बिल्कुल सच कहा। जब से कांग्रेस रियासत में कांग्रेस की हुकूमत आई है, जी जी, ACB को चीफ मिनिस्टर ने खुली छूट दे दी है। जी जी, तकरीबन 200 ऑफिसर, 200 से ज़्यादा ऑफिसर उहदेदार करप्शन करते हुए पकड़े गए, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को जी जी पकड़े गए। और आपने पुलिस की बात की है, जी हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि किसी एक पुलिस का गन भी हाँ जी हाँ ना, चले बिल्कुल गया। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अब आपने दुबई की बात की है, 0% करप्शन की बात की है, साथ में ये भी कहा है कि 0% क्राइम है। जब क़वानीन सख्त होते हैं और ओहदेदार शफाफ अंदाज में काम करते हैं तो ये नौबत नहीं आती। जी जी जी। अच्छा, जहाँ तक दुबई का सवाल है, अगर आप दुबई की बात करते हैं जैसा कि हमने बात की है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हर मुल्क का जो शहरी है वहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन हिंदुस्तानियों की जिस कदर व मंजिलत है मैं समझता हूँ किसी और शहरी की नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, दियानतदार होते हैं, और जो काम वो अरबों का कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि कोई और नहीं कर सकता। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज दुबई तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल है, मुल्क में शामिल है, लेकिन जब दुबई कुछ भी नहीं था या फिर आज जो तरक्की है वो नहीं थी, उस वक्त हिंदुस्तान ने दुबई की मदद की मुख्तलिफ तरीक़ों से। यहाँ से मजदूर गए थे काम करने के लिए, इन्हें मुलाजिमत भी चाहिए थी, उन्होंने काम दिया। और जब सरमायाकारी करने की बात थी आई तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हिंदुस्तानियों ने वहाँ पर सरमायाकारी की है। बड़े बड़े सोने के दुकानें थे वहाँ पर, और आप जाके देखेंगे कि हीरे जवाहरात की दुकानें हैं। हिंदुस्तानियों ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है दुबई में। आज जो दुबई की जो तरक्की है वो तरक्की में हिंदुस्तानियों का भी अहम रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों को अहमियत दी जाती है वहाँ पर। हम देखेंगे कि अब वो शाहरुख खान वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। हद तो ये है कि शाहरुख खान पर वहाँ पर तोहफों की बारिश की जाती है जी। अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट को अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है तो शाहरुख खान का नाम लिया जाता है। जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें एक और ख़बर, यानी इंटरनेशनल ख़बर है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला भी जारी है। अब इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार रहा है, जो उन्होंने काम किया है, वो तो ख़ुद अपने यानी मियाँ मिट्ठू बनते हैं और ख़ुद अपना पीठ सहलाना शुरू करते हैं, अपनी पीठ थपथपाना शुरू करते हैं कि मैंने कई जंगें रुकवाई है। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि जिस अंदाज़ में गज़ा जंगबंदी का ऐलान किया गया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की और कब की, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और अमन का नोबेल इनाम का ऐलान किया जाने वाला था, उससे पहले ही गज़ा में ज़बरदस्ती जंगबंदी करवाई गई, और फिर आपने देखा कि अमन का नोबेल इनाम तो नहीं मिला ट्रंप को, लेकिन फीफा ने अपना अमन इनाम उन्हें दिया है। और इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो इनाम है उनके लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है। क्योंकि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इस खबर का कि फीफा ने जो अमन इनाम दिया है वो मेसी का जिक्र निकला था। तो बहरहाल अब ट्रंप का एक बयान मंजर आम पर आया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गज़ा अमन बोर्ड में आलमी क़ायदीन को शामिल किया जाएगा। अब अंदाज़ा कीजिए कि वो आलमी क़ायदीन कौन होंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आलमी क़ायदीन की बात की जाए तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी ख़ुद को आलमी क़ायद कहते हैं, आलमी लीडर कहते हैं, और जो आलमी उमूर होते हैं उसमें भी गुरु बोल देना जी जी अपने आप को जी। तो बहरहाल नाज़रीन, वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को क्या उस अमन बोर्ड में शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बात तो ज़रूर है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्त, उसकी हामी, उसकी हलीफ की हैसियत से बदनाम हो गई है। लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज कर दिया है, उनके मिशन को, उनके काज को, उनके विजन को भी नज़रअंदाज करके रख दिया है। ऐसे में मोदी हुकूमत को में से किसी को भी यानी आलमी लीडर
के तौर पर उस अमन बोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा, क्योंकि ट्रंप आजकल पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और वहाँ के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनको भी शामिल किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2-3 साल के दौरान फ़लस्तीन के साथ जो सलूक किया गया है, जी जी, वो इंतहाई तशवीशनाक है। जी जी, इस तरह का सलूक मैं समझता हूँ कि किसी भी ममालिक से नहीं हुआ होगा। लेकिन वहाँ के हमने देखा गज़ा की जो सूरत-ए-हाल थी, पूरे घर तबाह हो गए, मासूम बच्चे मर गए, लोग खाने के लिए परेशान हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले वहाँ पर मदाखलत करने के बजाय अमेरिका ने इसराइल की तायद की, जिसकी वजह से इसराइल ने ये बर्बरियत की है। आज ये कहा जा रहा है कि हमारी वजह से जंग रुकी है। जंगी माहदे होने के बावजूद आज भी इसराइल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमले कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसका सिलसिला जारी है। अगर अमन बोर्ड बैठता है, अमन बोर्ड में किसको शामिल किया जाएगा, इसकी बातचीत सामने आती है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा फ़र्क बन के सामने आ सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो अमन की पॉलिसी रही है, जो गांधी जी ने अमन के यहाँ पर रूह को क्षमा को जलाया है, वो शायद मैं समझता हूँ कि उसको दुनिया अदम तशद्दुद के मामले में तो गांधी जी के इस प्याम को, इसके नज़रिए को, इस तस्वर को बहुत ज़्यादा माना जाता है। लेकिन नाज़रीन, एक बात मुसीबत ये है हिंदुस्तान की कि आपने देखा कि हाल अरसे के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा हुआ और उस दौरे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, गैर मामूली तौर पर इस्तकबाल किया और उनकी जो सिक्योरिटी थी वो भी मिसाली थी। ऐसे में आप देखेंगे कि अमेरिका इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि इसराइल यानी सोवियत यूनियन, रूस और हिंदुस्तान के दरमियान कई माहिदात पर दस्तखत हुए, जिसमें दिफाई शोबा भी शामिल है, एनर्जी का शोबा भी शामिल है और कल्चर हेरिटेज जो है उसका भी शोबा शामिल है, तहज़ीब तमद्दुन का, सकाफ़त का शोबा शामिल है। तो इस मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा बरहम है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर हो या फिर आप देखेंगे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, वो हों, उनकी बार बार ट्रंप सताइश कर रहे हैं और आने वाले दिन हो सकता है कि ट्रंप पाकिस्तान के ज़रिए हिंदुस्तान पर जंग भी मुसल्लत कर दें। इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान सिर्फ एक हफ्ते के दौरान कई बयानात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिए हैं, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिए हैं और इंतबा भी दिया है कि अब की बार ऐसा होगा कि पहले से बहुत ज़्यादा झटका लगेगा हिंदुस्तान को। इस तरह की बात कही और ये भी कहा कि हमने हिंदुस्तान के 7 तैयारे मार गिराए हैं। आपको बता दूं, 7 तैयारों उनकी जब बात होती है तो ट्रंप ने कहा था कि 7 तैयारे गिराए गए हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया था ना पाकिस्तान का नाम लिया था। अब आसिम मुनीर हो या फिर ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हमने हिंदुस्तान के 7 तैयारे मार गिराए और अगर अब दोबारा ऐसा कोई सूरत हाल पैदा होती है तो हिंदुस्तान को उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस तरह की बात की है। तो आप ये बताइए कि ट्रंप ने जिस अंदाज में बयानात देते हैं, ट्रंप जो उनकी जो जिस्मानी इशारे किनाइये होते हैं यानी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, उससे क्या लगता है कि ट्रंप हिंदुस्तान से इंतकाम लेंगे? देखिए रियाज साहब, ये मसले को इंटरनेशनल ताल्लुकात की बुनियाद पे देखना चाहिए। जी जी, आपने अभी 2-3 चीज़ का सामने बताया, आपने बताया है कि रूस से हिंदुस्तान की बढ़ता हुआ लगाव जी हाँ, उन्हें अमेरिका को खटक रहा है। जी जी, और साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका के साइड नहीं है बल्कि चीन के साइड है। जी जी, तो चीन भी अमेरिका का दुश्मन है। जी हाँ, जी। तो अमेरिका ये चाहता है कि हिंदुस्तान को डराया जाए और पाकिस्तान को अपने फेवर में लिया जाए। शायद इसलिए इस तरह की हिकमत अमली तैयार की जा रही होंगी। लेकिन कोई भी मुल्क हर कोई अपनी अपनी हिकमत अमली पे काम कर रहा है। अगर अब हमने देखा है कि पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान ने ज़बरदस्त हमला किया। जी, हमला किया है हिंदुस्तान ने, ऑपरेशन सिंदूर, करारा जवाब दिया है। और आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान ये बार बार कहता है, अमेरिका बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर जब ये बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, फिर हिंदुस्तान को डराने के लिए पाकिस्तान की जिस तरह से सताइश की जा रही है, तो उस पर उसको क्या समझा जाए, आप बताइए।
एक बात भी है, लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिकी सदर का सवाल है, उनके जो बयानात होते हैं उस पर अब दुनिया भरोसा नहीं कर रही है, एतमाद नहीं कर रही है। अवार्ड दिया गया फीफा का, और क्या मना, और क्या चाहिए आपको? ये तो अवार्ड दिया गया है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि जब वो कोई भी बयान जारी करते हैं, कोई फैसला जारी करते हैं, तो वहाँ की जो मुकामी अदालतें होते हैं, यहाँ तक कि फेडरल कोर्ट जो होती है अमेरिकी, वो उसे मुस्तरद कर देती है। और आवाम से अब कहा जा रहा है, सुनिए अब नई खबर जो आई है वो ये है कि जो लोग, चाहे वो तलबा हो या माहिरीन हो, दानिश्वर हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, अगर वो अमेरिका जाना चाहते हैं और वीज़े की दरख्वास्त देना चाहते हैं या वीज़े की दरख्वास्त देते हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि 5 साल जो उनका सोशल मीडिया रिकॉर्ड है उसकी जांच की जाएगी। और इसके लिए अब क्योंकि अदालतें ट्रंप के हर फैसले को रद्द कर रही हैं, तो ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि हम अपने आवाम को, यानी अमेरिकी आवाम को इस मामले में राय देने के लिए 60 दिन का वक्त देते हैं, यानी 2 महीने का वक्त दिया जा रहा है। देखिए ये बात तो पहले से है, अमेरिका जाने वालों का जो रिकॉर्ड चेक किया जाता है, पहले से चेक किया जाता है। जी। लेकिन अब नया ये आ गया कि सोशल मीडिया बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आज़ादाना तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो क्या आप अपने तौर पर आज़ादाना ख्यालात का इजहार नहीं करेंगे? तो फिर आपकी वहाँ की उनकी जो हुकूमत की पॉलिसी होंगी, वो पॉलिसी के तहत आपको अंदर आने दिया जाएगा। अगर आपके उनकी पॉलिसियों के खिलाफ होंगे तो नहीं आने जाएगा आपको। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अब अदालतों से डरते हुए आवाम को राय का मौका दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। 60 दिन का मौका। देखिए आप जो बात कर रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये भी कहता हूँ कि वहाँ आपने ये मानता हूं कि वहाँ के अदलिया ने कई फैसलों को रोक लिया है, लेकिन ये भी कई ऐसे वाक़यात आए हैं, चंद दिनों के लिए थे वो, बाद में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो भी गया है। इस तरह के भी वाक़यात सामने हुए हैं। जी, वैसे भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन जहाँ तक अक्सरियत का जो फैसले आए हैं, मैं समझ अक्सर जो फैसले आए हैं वो ट्रंप के खिलाफ आए हैं। और आपने देखा कि ट्रंप के जो बयानात होते हैं, दिन में एक होते हैं, दोपहर में एक और रात में एक होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन पर किस तरह के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। ट्रंप ने किस तरह उनके खिलाफ जारहाना मुहिम चलाई थी, जारहाना बयानात दिए थे, इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए थे। और उस मामले में ट्रंप के जो साबिका गर्लफ्रेंड कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा, जो दोस्त हैं एलोन मस्क दुनिया के ये मुतमव्वल शख्सियत हैं, उन्होंने भी ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चलाई, लेकिन जिसे कामयाबी मिलनी है वो मिल के रहती है। तो बहरहाल यहाँ तक जो ज़ोहरान ममदानी के बारे में कहा कि ज़ोहरान ममदानी सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, और अमेरिका कम्युनिस्टों का दुश्मन होता है। उसी तरह अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आरएसएस जो है बीजेपी की सरपरस्त तंजीम, वो भी कम्युनिस्टों की दुश्मन है। तो बहरहाल अब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ज़ोहरान ममदानी ने जिस तरह मुकाबला किया, उन पर कम्युनिस्ट होने का लेबल लगाया गया, फिर सोशलिस्ट होने का लेबल चिस्पा किया गया, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ आवाम की, यानी न्यूयॉर्क के जो लोग हैं उनकी खिदमत का नारा लगाते हुए ट्रंप को, एलन मस्क को और अपने मुकाबिल जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त से 2-4 कर दिया। तो बहरहाल अब इस तरह के जो अगर वाक़यात पेश आते हैं कि आपका सोशल मीडिया चेक किया जाएगा, तो मैं ही समझता हूँ कि अगर दुनिया में 2 जो बड़ी जमहूरियतें, नईम वजह साहब, हिंदुस्तान और अमेरिका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आवाज़ को दबाया जा रहा है या नाराज़ जो आवाज़। बिल्कुल आपने सच कहा है। देखिए इससे पहले अमेरिका में कोई काला सदर नहीं बना था। जी हाँ, काली कौम का। जी हाँ, बिल्कुल। एक मुस्लिम ओबामा निग्रो जो सदर नहीं, यानी अफ्रीकी निषाद नहीं बना, ओबामा को सदर बनाया गया। हालात तब्दील होते हैं। इस तरह से आप हमदान की आपने बात की है, जी हाँ, मेयर बनाने की, लाख मुखालिफतें कर लीजिए, लेकिन वहाँ पर बन के रह गए वो। जी। तो ये गुंजाइश है वहाँ पर लोगों में कि आप मुखालिफत के बावजूद भी वहाँ पर लोग पसंद करते हैं। आपने बताया कि 2 ममालिक जो है जिनकी जमहूरियत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन जो हुक्मरान होते हैं वो मुनसिफाना फैसले जब करते हैं, लोगों से इंसाफ होता है, तो वहाँ पर अमन व अमान कायम रहता है। नाइंसाफ़ियाँ जब बढ़ जाती हैं तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। बिल्कुल आपने कहा, जैसा कि आपने खुद हवाला दिया है कि सुफा फार्म और सिया फार्म जो सुदूर का सवाल है, बहुत पहली मरतबा बारक हुसैन ओबामा वो सफ़ेद फार्म एक सदर को शिकस्त देकर या उम्मीदवार को शिकस्त देकर ओहदे से फायर हुए थे। तो हो सकता है कि आने वाले दिन हो सकता है ज़ोहरान ममदानी भी सदर बन सकते हैं। बिल्कुल, देखो मेयर तो बन गए ना। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी बड़ी के बात के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।